दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल का दिन बहुत ऐतिहासिक है दोस्तों, क्योंकि आज ही के दिन हम 3 दोस्तों ने मिलकर के एक एग्जाम कांकस की स्थापना की थी। ठीक है, हंसी मजाक में ही सही हम लोगों ने सोचा और एग्जाम कांकस को तुरंत क्रिएट किया चैनल को, और आज ही का वो दिन है जिस दिन हम लोगों ने इस चैनल को बनाया था। हालांकि इस पे पहली वीडियो आते आते 8 दिन हो गया, क्योंकि बोलने का अभ्यास करना पड़ता था, लिखने का अभ्यास करना पड़ता था, और 9 अप्रैल को हमने पहली वीडियो इस पे अपलोड की थी। ठीक है, आज तो मान लीजिए वीडियो की संख्या 500 पार हो गए, और शून्य से शुरू करने के बाद इस पे सदस्यों की संख्या इस समय 3.9 के पार हो गई। ठीक है, तो ये आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का प्यार है, और छात्र हित को ध्यान में रखते हुए हमने इस चैनल को शुरू किया था। हम लोग कोई वीडियो ही देख रहे थे और जिनके प्रश्नों से या जिनकी बातों से हम लोग संतुष्ट नहीं थे, और आपस में ऐसे ही डिस्कस करते हुए कि इनको ये भी बताना चाहिए, इनको ये भी बताना चाहिए, अगर हम इसको पढ़ने के बाद किताब पढ़ेंगे तो मतलब क्या है। बस इसी डिस्कशन के साथ फिर हम लोगों ने एक चैनल क्रिएट किया, और उस चैनल पे इस समय आप देख रहे हैं एग्जाम कांकर्स चैनल है। और बाद में इसमें बहुत ट्विस्ट आए, जैसे हर कहानियों में आते हैं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना बता देते हैं कि आप लोग भगवान से प्रार्थना करिए कि यह चैनल आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहे, और जिन भावनाओं के साथ, जिन उद्देश्यों के साथ इस चैनल का निर्माण किया गया है, यह सफल हो जाए। बस इतनी ही ईश्वर से प्रार्थना है। ठीक है, क्योंकि छात्र हित हमारा जो है परम कर्तव्य है और परम उद्देश्य भी है, उसीलिए हमने इसे बनाया भी है। और जो अपना पहला टारगेट था वो ये था कि जो चीजें हम आपको पढ़ाते हैं या जिस प्रश्न का डिस्कशन हम अपने चैनल पे करते हैं, उस प्रश्न को के लिए आपको किताबें न उठानी पड़े, और न तो उसमें कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीजें बचे जिसको आपको पढ़ने के लिए मतलब आप विचलित हो कि इसमें ये चीज नहीं है, इसमें ये चीज नहीं है, मन में तमाम चीजें रहे। तो हम 10 प्रश्न ही पढ़ाएंगे, लेकिन उस प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, ताकि वहां से अगर कभी भी कोई प्रश्न आए तो आप जो है कभी गलत ना करें। और यही उद्देश्य भी था इस चैनल का कि पूर्णतः संतुष्टि आपको दे करके यहाँ से भेजें। ठीक है, तो प्रयास अपना जारी है, और आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। तो 1 साल तो निकल गए, हालांकि बहुत मेहनत करनी पड़ी है इस 1 साल में, और आगे अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों के शुभाशीषों और शुभाशीर्वादों और शुभ सहयोगों की जरूरत है, सहयोग की, ताकि जो है यह चैनल अपने उद्देश्य में सफल रहे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अब चलिए 1 अप्रैल की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, ठीक है, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम कल से प्रयास करेंगे टाइम से आपको यह वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की जो पहली महत्वपूर्ण खबर है उसको देखते हैं। आज की पहली खबर है 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया है। ठीक है, कौन सा सम्मान है? सरस्वती सम्मान है, और यह 34वां सरस्वती सम्मान है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह 2024 के लिए दिया गया है। किसे दिया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, ऑप्शन बी है प्रभा वर्मा, ऑप्शन सी है शिव शंकरी, और ऑप्शन डी है बालमणि अम्मा। तो बताइए कि 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी से अपने आंसर दीजिए। अब देखिए 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है। अब देखिए इनकी जो रचना है वो यही है, महामहोपाध्याय। ठीक है, क्या है? महामहोपाध्याय। ठीक है, तो देखिए यही कृति है, इसको याद रखिएगा, महामहोपाध्याय कृति है। ठीक है, साधु भद्रेश दास की, और इन्हें ये 34वां सरस्वती सम्मान 2024 देने का ऐलान किया गया है, घोषणा की गई है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा सरस्वती सम्मान के बारे में जान लेते हैं। सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, अब सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? तो इससे पहली बार जो है 1991 में शुरू किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 1991 से सरस्वती सम्मान की शुरुआत होती है। ठीक है, अब एक खास बात जानिए कि यह जो सरस्वती सम्मान है, यह भारतीय भाषाओं में लिखे गए उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। तो यह बात ध्यान रहे, यह भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, जो भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट रचनाएं होती हैं उनके लिए यह सम्मान दिया जाता है, और खासकर ऐसी कृतियों को दिया जाता है जो पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हुई हैं। ठीक है ना, तो यह भी ध्यान रखिएगा, विगत 10 वर्षों में प्रकाशित जो सर्वोत्कृष्ट कृति होती है उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है चूंकि यह सम्मान पूछा जाता है, सरस्वती सम्मान। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 23 मार्च को, ऑप्शन बी है 27 मार्च को, ऑप्शन सी है 29 मार्च को, और ऑप्शन डी है 30 मार्च को। तो बताइए कि प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं। अब देखिए प्रतिवर्ष शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है, 30 मार्च को प्रतिवर्ष शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो अपशिष्ट दिवस है उसका
जो मुख्य क्षेत्र है वह है फैशन और वस्त्र उद्योग। ठीक है, फैशन व वस्त्र क्षेत्र को टारगेट किया गया है। ठीक है, ताकि यहाँ से जो अपशिष्ट निकलता है, आप जानते हैं कि वस्त्र क्षेत्र और फैशन क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में अपशिष्ट निकलता है, तो उसे शून्य करने के लिए इसी विषय पर केंद्रित है। ठीक है ना। अब देखिए इसकी इस वर्ष की जो थीम है या इसका जो विषय है शून्य अपशिष्ट दिवस का, उसके बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। वह है कि टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल्स। ठीक है, इन फैशन एंड टेक्सटाइल्स। ठीक है, तो फैशन एवं वस्त्र उद्योग को, वस्त्र क्षेत्र को जो है टारगेट करते हुए इस बार शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जा रहा है और यह प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। कौन सा सम्मेलन है? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है। ठीक है ना। इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ऑप्शन ए है वियतनाम में, ऑप्शन बी है म्यांमार में, ऑप्शन सी है थाईलैंड में और ऑप्शन डी है भारत में। तो बताइए कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आप हमें आंसर अपने कमेंट करके बताएं। अब देखिए छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वह थाईलैंड में प्रस्तावित है। ठीक है ना। अभी आप जानते हैं कि हाल ही में थाईलैंड और म्यांमार में एक बहुत बड़ा भूकंप आया है। कितनी तीव्रता का आया है? 7.7 तीव्रता का आया है रिक्टर पैमाने पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत तबाही मचाई है, लेकिन अभी तक की जो खबर है वह है कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वह थाईलैंड में किया जाना सुनिश्चित हुआ है। ठीक है ना। अब आइए थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं, आखिर बिम्स्टेक क्या है। तो देखिए बिम्स्टेक का जो शॉर्ट फॉर्म है वह है बिम्स्टेक, ये इस तरह से BIMSTEC। ठीक है। अब बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो वह है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये जान लीजिए क्योंकि इसकी यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है ना। मतलब बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल है। ठीक है ना। अब इसका जो उद्देश्य है वह उद्देश्य कि बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो वह जो देश किससे जुड़े हैं? बंगाल की खाड़ी से जो जुड़े देश हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जो जुड़े देश हैं, खाड़ी से जुड़े देश, उन देशों के बीच में तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। देखिए जो बिम्स्टेक की स्थापना होती है वह इसकी स्थापना होती है 6 जून 1997 को। ठीक है, 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना हुई। ठीक है, इसे कहते हैं, और एक घोषणा हुई थी जिसे कहते हैं बैंकॉक घोषणा। ठीक है, तो बैंकॉक घोषणा के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी 6 जून 1997 को। ठीक है ना। अब देखिए बिम्स्टेक में सदस्य कौन कौन से हैं? तो अब देखिए मेन लाइन तो यही है कि बंगाल की खाड़ी से जुड़े देश। तो अब देखिए देखते चलिए कि कौन कौन से देश बंगाल की खाड़ी से जुड़े हैं और जो इसके सदस्य हैं। ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं वह भी इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश है पहला, और दूसरा है भारत। ठीक है, तीसरा देश है बिम्स्टेक का म्यांमार, चौथा देश है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका, पांचवा देश है थाईलैंड है। पांचवा कौन सा है? थाईलैंड है जो बिम्स्टेक का सदस्य है। ठीक है, छठवां है नेपाल। ठीक है, नेपाल। अब ये सब तो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़े हैं। सातवां है भूटान। तो इस प्रकार 7 देश हैं जो बिम्स्टेक में शामिल है। ठीक है ना। देखिए बिम्स्टेक का जो सचिवालय है वह कहाँ स्थित है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। बिम्स्टेक का जो सचिवालय है वह ढाका में स्थित है, और ढाका आप जानते हैं कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में। ठीक है, तो ढाका बांग्लादेश में स्थित है और वहां पे बिम्स्टेक का सचिवालय स्थित है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 7 देश हैं बिम्स्टेक के, ये 7 देशों के नाम आप याद रखिएगा। परीक्षाओं में इनके संबंध में पूछा जाता है कि कौन बिम्स्टेक का मेंबर है और कौन नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। आज का चौथा प्रश्न है कि FIH
जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत के कौन से शहर करेंगे? ठीक है ना, तो FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप है। ठीक है, तो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप है, इस बात को मार्क करिएगा 2025। इसकी मेजबानी कौन से शहर करेंगे? तो ऑप्शन ए है चेन्नई मदुरई, ऑप्शन बी है मदुरई तंजाउर, ऑप्शन सी है चेन्नई विरुद्धनगर और ऑप्शन डी है मदुरई पुदुचेरी। तो बताइए कि FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन से शहर करेंगे? तो देखिए वह करेंगे चेन्नई और मदुरई। ठीक है ना, यानी ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 की मेजबानी होगी जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 5वां प्रश्न है वह है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ओला और उबर की तर्ज पर कौन सी सर्विस शुरू करने की सरकार की योजना की घोषणा की? ठीक है, आप ओला और उबर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और उसी तरह भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसी तर्ज पर ओला और उबर की तर्ज पर भी भारत में सेवाएं देने की घोषणा की है, योजना की। ऑप्शन ए है भारतीय टैक्सी नाम से, ऑप्शन बी है सरकारी टैक्सी नाम से, ऑप्शन सी है सहकार टैक्सी के नाम से और ऑप्शन डी है वंदे भारत टैक्सी के नाम से। तो जल्दी से आप हमें इसका आंसर बताइए कि किस टैक्सी के नाम से केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह जी ने ओला और उबर की तर्ज पर भारत में एक सर्विस शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए सहकार टैक्सी के नाम से। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। सहकार टैक्सी के नाम से भारत सरकार जो है इसको शुरू करने की योजना बना रही है। ठीक है, जो ओला और उबर को टक्कर देते हुए नजर आएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। अब आके हैं छठवें प्रश्न की तरफ। हमारा जो आज का छठवां प्रश्न है वह है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल ने पुस्तक रिपल्स ऑफ चेंज का विमोचन किया। पुस्तक का नाम रखिए, देख लीजिए फिर से, रिपल्स ऑफ चेंज का विमोचन किया। इस पुस्तक का संबंध किससे है? ठीक है, तो रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया गया है और CR पाटिल केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने किया है। अब इसका संबंध किससे है आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है यूनिसेफ, ऑप्शन बी है अंकटाड, ऑप्शन सी है यूनेस्को और ऑप्शन डी है RBI। तो जल्दी से बताइए क्योंकि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिपल्स ऑफ चेंज यह जो पुस्तक है यह किससे संबंधित है? तो देखिए रिपल्स ऑफ चेंज का जो संबंध है वह है यूनिसेफ से। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, रिपल्स ऑफ चेंज। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। यूनिसेफ एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है ना, यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है वो ऐसे होता है UNICEF, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, इमरजेंसी फंड मतलब आप इसे कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है ना, तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक जो है, ये देखिए इमरजेंसी फंड है, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके जीवन को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, तो बच्चों के अधिकारों की रक्षा किसका काम है? यह यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, उनकी अधिकारों की रक्षा और बच्चों के बेहतर जीवन की सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है ना, अब देखिए जो यूनिसेफ की स्थापना है यह कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसका मुख्यालय भी जान लेते हैं क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? यह स्थित है अमेरिका में। ठीक है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि यूनिसेफ जो है भारत में भी बहुत सारे कार्यक्रम चला रहा है, जैसे बच्चों के टीकाकरण के कार्यक्रम, बच्चों की शिक्षा के संबंध में, उनके पोषण और स्वच्छता से तमाम जुड़े अभियान यूनिसेफ चला रहा है। ठीक है ना, तो यह जो पुस्तक है रिपल्स ऑफ चेंज, यह यूनिसेफ से संबंधित है और इसका जो उद्घाटन है हाल ही में विमोचन, वह है श्री CR पाटिल ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अब आ जाते हैं आज के 7वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भानवाला, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, मनीषा भानवाला ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भानवाला ने कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी है रजत, ऑप्शन सी है कांस्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो चैंपियनशिप का नाम याद रखिए, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। ठीक है ना, और उसके बाद पहलवान है मनीषा भानवाला। अब बताइए कि इन्होंने कौन सा पदक जीता है। अब देखिए मनीषा भानवाला ने जीता है स्वर्ण पदक, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अब एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन हो रहा है वर्ष 2025 में, वो कहाँ हो रहा है? वह हो रहा है अम्मान में। ठीक है, और अम्मान कहाँ स्थित है? अम्मान स्थित है जॉर्डन में।
ठीक है। तो जॉर्डन के अम्मान में यह हो रहा है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025, ठीक है। तो इसमें मनीषा भानवाला ने जीता है स्वर्ण पदक, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कितने किलो वर्ग में जीता है इन्होंने, तो 62 किलो वर्ग में यह पदक जीता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है कि सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की है, ठीक है। तो सरकार ने मनरेगा की जो मजदूरी है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 7% और ऑप्शन डी है 10%। तो बताइए कि सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करिए। अब देखिए, हाल ही में जारी एक अधिसूचना के अनुसार सरकार ने मनरेगा मजदूरी में 2 से 7% तक की वृद्धि की है। कितनी? 2 से लेकर के 7% तक की वृद्धि की है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में मनरेगा की जो मजदूरी है वह अलग अलग है। तो भारत में सबसे कम मजदूरी कहाँ है? भारत में सबसे कम मनरेगा की जो मजदूरी है वह कहाँ है? वह है नागालैंड में। तो नागालैंड के लोगों की जो मजदूरी है वो कितनी है? बढ़ के हो जाएगी 241 रुपया मिलेगी इनको प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है ना। और सबसे अधिक जो मनरेगा की मजदूरी है वो किसे मिलती है? सबसे अधिक तो यह मिलेगी कहाँ के लोगों को? हरियाणा। हरियाणा के लोगों को अब सबसे अधिक मजदूरी मिलेगी और प्रतिदिन 400 रुपए मिलेगी, ठीक है ना। कितना अंतर है? लगभग जो है दोगुने का अंतर है। तो भारत में सबसे कम मनरेगा की मजदूरी मिलती है नागालैंड में और सर्वाधिक मिलती है हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में पहले क्या थी? 374 रुपए थी, ठीक है ना। अब बढ़ गई है तो अब हो जाएगी 400 रुपए और नागालैंड में हो जाएगी 241 रुपए। तो सबसे कम और सबसे अधिक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए कि मनरेगा को कब लागू किया गया था? मनरेगा को लागू किया गया था वर्ष 2005 में, ठीक है ना। याद रखिएगा, वर्ष 2005 में इसे लागू किया गया था और इसमें क्या किया गया था? 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई थी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें भी तमाम उतार चढ़ाव आए हैं, तमाम परिवर्तन हुए हैं, लेकिन सबसे पहले इसे कब लागू किया गया? वर्ष 2005 में लागू किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। देखिए, पहले इसे क्या जानते थे? नरेगा के नाम से जानते थे, नेशनल रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से, ठीक है ना। बाद में क्या हुआ? इसका नाम बदल गया मनरेगा। और यह परीक्षा में पूछा जाता है कि नरेगा को मनरेगा में कब कन्वर्ट किया गया? तो 2 अक्टूबर 2009, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा जो है बदल के मनरेगा हो गई। और इस दिन क्या हुआ? इसे मनरेगा के में मैं का मतलब है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। तो यह हो गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ठीक है ना। तो उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है ना। अब चलिए आज के 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 9वां प्रश्न है वह है कि कौन सा देश वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन गया है? अब देखिए, बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। कौन सा देश है जो वर्ल्ड लेवल पे सेकेंड लार्जेस्ट 5G मार्केट बन गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है भारत। तो बताइए कौन सा देश है? अब देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा जो 5G बाजार बना है वह बना है भारत, ठीक है ना। वैश्विक स्तर पर भारत ने उपलब्धि हासिल की है, 5G मार्केट बन गया है, ठीक है। अब देखिए, पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है चाइना। चाइना की जो पूरी 5G स्मार्टफोन बाजार में हिस्सेदारी है वो कितनी है? 32%, ठीक है ना। अब भारत सेकंड नंबर पे आ गया है। तो भारत ने किसी को पीछे छोड़ा होगा? तो भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ा, ठीक है। अमेरिका की जो वर्तमान 5G में हिस्सेदारी है वो कितनी है? 10% है। और भारत की जो हिस्सेदारी है 5G मार्केट में इस समय वह बढ़ के कितनी हो गई है? 13%, ठीक है। तो इस प्रकार भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है 5G मार्केट के रूप में, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, यह भी याद रखिएगा क्योंकि इसने अमेरिका को रिप्लेस किया है, तो इस स्थान को भी याद रखेंगे, ठीक है। अमेरिका को रिप्लेस करके भारत ने सेकंड स्थान हासिल किया है, ठीक है। चीन हमेशा 1 नंबर पे बना हुआ है क्योंकि पूरे 5G मार्केट में चीन की जो हिस्सेदारी है वो 32%, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के यानी 1 अप्रैल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पे आप अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको इन तथ्यों की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाके आप इन तथ्यों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना न भूलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स में कल सुबह 5:30 बजे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।